हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 5 एसएसटी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 17 जो कि सोलर सिस्टम से संबंधित है, इसका स्टडी हम लोग करेंगे आज। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोलर सिस्टम चूंकि टॉपिक ही वही है, तो इसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर प्रणाली जो है, उसका स्टडी करेंगे। इसमें जो सोलर सिस्टम में मुख्य रूप से सन और प्लैनेट जो आते हैं, इसका स्टडी होगा। प्लैनेट्स जिसको हम लोग दो भागों में बांट करके स्टडी करेंगे, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट में मुख्य रूप से देखेंगे मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आउटर प्लैनेट के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनका स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे मुख्य रूप से। उसके बाद हम लोग जो हमारे ये पृथ्वी है प्लैनेट, इसका एकमात्र सैटेलाइट जो कि मून है, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रह जिसे हम एस्ट्रोइड्स के रूप में कहते हैं, ग्रहिका के रूप में कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के रूप में कहते हैं, इसका नाम लेते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे लास्ट में मेटियोराइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड, जो आप लोग रात में जब आकाश साफ रहता है तो वहां टूटते हुए देखते हैं तारे, जो कि हमारा टूटता हुआ तारा नहीं है, वह उल्का पिंड है जो हमारे ब्रह्मांड में आता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे हम लोग पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था 16 नंबर नेचुरल डिजास्टर, उसमें जो टॉपिक्स थे, कितने तरह के डिजास्टर्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से वोल्केनो, अर्थक्वेक, एवलांच, इस सब के बारे में चर्चा किए। और संभवतः ये टॉपिक आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे। इसका असाइनमेंट, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप तैयार कर लिए होंगे, तभी आप आगे की ओर बढ़ें और इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। तो हम लोग आप शुरू करें यूनिवर्स। तो शुरू करने से पहले आप अपना सामने बुक को रखें और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। यूनिवर्स, तो यूनिवर्स है क्या, यानी ब्रह्मांड है क्या? ये यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? तो द यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन सी, टच, फील, मेजर एंड डिटेक्टेड इट, इंक्लूडिंग living things, planets, star, galaxy, dust clouds, light and even times other। माने कह सकते हैं यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वस्तु है जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग टच करके महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारी वस्तुएं इसमें शामिल आ जाती है। इसकी जो माने कब से ये यूनिवर्स के माने हमारे से, तो ऐसा माना जाता है कि 14 मिलियन ईयर्स एगो, माने 14 अरब वर्ष, ऐसा कैलकुलेट किया गया है। 14 अरब वर्ष पहले हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने बुक के अनुसार देखें। द वास्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस along with everything that it has constitute the universe, यानी हमारा जो विशाल क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर है, जिसे हम लोग यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पहले ही बता दिया कि यूनिवर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट लाइक गैलेक्सी। यूनिवर्स में वो सारी वस्तु होती है, जैसे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, सन यानी सूर्य, स्टार यानी तारा, प्लैनेट्स यानी ग्रह, एस्ट्रोइड्स अर्थात क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका, कॉमेट्स धूमकेतु, मेटर्स एंड मेट्रोराइट्स यानी उल्का और उल्का पिंड। नो वन नो द साइज ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरह से जान गए वह यूनिवर्स है कितना बड़ा, जिसमें ये सारी वस्तु समाहित है। द एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स खगोल शास्त्री, the astronomers believe that the universe is still growing outward in every direction। एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल शास्त्री हमको बता रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है इसका विकास हो रहा है, ये चारों तरफ फैलते जा रही है।
हर दिशा में इसका विस्तार होते जा रहा है। सो वेयर आर वी इन दिस बिग यूनिवर्स? तो अब इस यूनिवर्स में हम है कहां? क्योंकि यूनिवर्स का विस्तार होते जा रहा है, तो हमारा पृथ्वी या हम भी तो इस यूनिवर्स के एक मेंबर्स के रूप में है, हमारी पृथ्वी एक मेंबर्स के रूप में है। तो हम इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में आखिर है कहां, कहां पर पड़ते हैं? तो अब इसके बारे में हम लोग देखें। वी लिव इन ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कॉल्ड द मिल्की वे। हम लोग इस यूनिवर्स में इस ब्रह्मांड में कहां रह रहे हैं? तो एक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा है, जिसका नाम, उस गैलेक्सी का क्या नाम है? तो आकाशगंगा। उस आकाशगंगा के एक पार्ट में हम लोग रह रहे हैं। आवर गैलेक्सी हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार। इस गैलेक्सी में लाखों लाख तारे हैं, लाखों तारे हैं। इट इज स्पैन इन स्पेस। यह ब्रह्मांड में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। You will be surprised to know that the universe contains many such galaxies। तो इस तरह हमारे इस ब्रह्मांड में सिर्फ ये आकाश गंगा ही एकमात्र गैलेक्सी नहीं, इसके जैसे सिर्फ कई सारे गैलेक्सी हैं। आप इसमें एक टेलीस्कोप का नाम दिया हुआ है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, नाम सुने होंगे आप लोग। तो इस टेलीस्कोप की मदद से हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, हम वास्तव में किस स्थिति में है, कैसे हमारा क्षेत्र का विकास होते जा रहा है। इट इज वेरी हाई पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये काफी उच्च शक्ति का, अत्यधिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त यह टेलीस्कोप है। इसका उपयोग जो है किसी भी पिक्चर को लगभग 1500 द टेलीस्कोप टुक ए पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स व्हिच शो अराउंड 1500 गैलेक्सी इन ए टीनी पैच ऑफ स्काई। हमारे आकाश गंगा में जो लगभग 1500 गैलेक्सी, जिसको हम लोग आज तक कैलकुलेट किए हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में लगभग 1500 ऐसी गैलेक्सी हैं जिसको हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए हैं। उसमें जो छोटे छोटे ग्रहिका घूम रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी कलेक्ट करके दे रही है। वेयर एक्जेक्टली आर वी लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। अब यह जो हबल स्पेस है, यह हमारे गैलेक्सी को, खास करके मिल्की वे, जिसे हम लोग आकाशगंगा के रूप में जानते हैं, इसके बारे में भी, इसके लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी हम लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। आवर प्लैनेट्स अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और ये आप जानते हो कि हम कौन से प्लैनेट पे रह रहे हैं? पृथ्वी पर, अर्थ। और ये अर्थ भी हमारे इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का एक में कई सारे प्लैनेट्स हैं। उस प्लैनेट्स के में एक पार्ट जो 8 प्लैनेट है, उसमें हमारी पृथ्वी भी एक शामिल है। तो आवर प्लैनेट्स अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम which is located in one corner of the galaxy। हमारे जो ये गैलेक्सी है उसके एक कोने पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ, वह स्थित है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड आउट दैट देयर आर मेनी सच सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी। ये पहले बताया कि हमारे जो भी खगोलविद हैं वह कई सारे गैलेक्सियों का पता लगाया है जो हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। However, we do not know today if those solar system are also like our or not। माने अब जितने भी गैलेक्सी हैं उसके बारे में जानकारी है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है कि हमारे इस जो मिल्की वे है, जिसका एक पार्ट हमारा ये सोलर सिस्टम जो है, इसके अलावा भी और किसी गैलेक्सी पर हम लोग के लिए जो लाइफ है या नहीं, इसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट। अब तो हम लोग अब चले कि अपने इस सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स क्या हुआ तो ये जाने कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे माने बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, सेलेस्टियल बॉडी है जो इस ब्रह्मांड में मूव कर रही है, स्थित है। उसमें से एक हमारा मिल्क जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा जो गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के अंतर्गत हमारा ये सोलर सिस्टम आता है। तो अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज।
यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वह सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड से निर्मित हुआ है। तो ये सेलेस्टियल बॉडी है क्या? दैट इज लाइक प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेट्रोइड्स एंड स्पेस डस्ट। यानी सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत क्या आ गए? तो इसके अंतर्गत आते हैं जो ग्रह हैं वो सेलेस्टियल माने खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के अंतर्गत जो भी प्लैनेट्स यानी ग्रह, उस ग्रह के उपग्रह, उसके बाद ग्रहिका यानी छोटे छोटे ग्रह जो हुए वो, उसके बाद मेट्रोइड्स यानी कि उल्कापिंड और स्पेस डस्ट यानी ब्रह्मांड में मौजूद जो धूल है वो आते हैं। द टर्म सेलेस्टियल बॉडी मीन्स एनी नेचुरल बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द स्काई। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सेलेस्टियल बॉडी है क्या, या व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडी? द सेलेस्टियल बॉडी मीन्स नेचुरल बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द स्काई। यानी कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस आकाश में जो भी खगोलीय पिंड, जो भी वस्तु है वो सब के सब सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पेज देखिए कि साइज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कहां से मिलेगी? तो देखिए, तो आप लोग नासा का नाम सुने होंगे। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की एक संस्था है जो अंतरिक्ष से संबंधित क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट एरोनॉटिकल रिसर्च एंड स्पेस प्रोग्राम इन द ईयर 1977। ए स्पेस प्रोब कॉल्ड वोगेयर वाज लॉन्च बाय नासा। माने यह एक संस्था है जो कि अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। 1977 में वोगेयर नामक स्पेस प्रोब हुआ था जिसको नासा ने लॉन्च किया था। इट टास्क वाज टू फ्लाई अवे फ्रॉम अर्थ थ्रू द सोलर सिस्टम। अब ये जो वोगेयर था इसको एक कार्य दिया गया कि हमारी जो पृथ्वी है जो फ्लाई कर रही है, ब्रह्मांड में स्थित है, थ्रू द सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत उसके बारे में स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था। विजिटिंग प्लैनेट्स ऑन द वे एंड सेंडिंग बैक पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन। ये जो वोगेयर था एक सैटेलाइट थी, यह क्या किया कि अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां से इस पृथ्वी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। उस ऊपर से हमारे इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स का, साथ ही साथ हमारे इस सैटेलाइट अर्थ के बारे में पिक्चर को कलेक्ट करके, पिक्चर लेकर के हम लोग यहाँ रिसर्च के लिए भेजना शुरू किया, इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। Till now, Voyager has successfully sent back picture of Jupiter and Saturn and is still traveling. अब इस तरह से सिर्फ हमारी पृथ्वी के बारे में ही जानकारी नहीं दिया ये सैटेलाइट, यह इस हमारे जुपिटर और सैटर्न के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। ये किसके थ्रू गया? तो एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। सैटेलाइट का नाम वोगेयर हो गया और नासा का फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने सोलर सिस्टम में सन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो एक चीज आप यहाँ पर देखे होंगे कि हमारा जब सोलर सिस्टम बनता है, आप ध्यान दिए होंगे, जैसे ये सन हमारा ये एक ऑर्बिट चलता है सभी प्लैनेट्स का ऐसे करके, और ये सब अलग अलग प्लैनेट्स हैं। आप देख रहे हो इसका मूवमेंट, माने सभी प्लैनेट्स का यहां पर है और वह एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सोलर सिस्टम के अंतर्गत इस सन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। एवरीथिंग आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन, माने हमारे सोलर सिस्टम में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी है, वह इस सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। द सन इज ह्यूज इन साइज, क्योंकि हमारा सन बहुत बड़ा सा आकार में है। Because of its massive size, it exerts a lot of pull called gravitational pull.
ऑन द प्लैनेट्स, माने इतनी बड़े साइज में है कि इससे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसके कारण जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक दूसरे के साथ खींचे हुए रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं है, सभी प्लैनेट्स के अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और जिसके कारण सभी प्लैनेट एक दूसरे को अपनी ओर खींच करके रखती है, इसलिए उनका जो ऑर्बिट है वह फिक्स ऑर्बिट में चलता है। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैस मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूर्य जो है एक बहुत बड़ा बॉल के समान उसकी आकृति है और यह गैस के रूप में है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। इट इज ऑलवेज बर्निंग एंड इट वेरी हॉट, और यह हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग के फलस्वरूप वह हमेशा जलते रहती है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम जैसे ही आपस में संयोग करते हैं तो वह बहुत ही तेज गति से जलना प्रारंभ कर देती है। तो यह निरंतर सूर्य जो है एक आग का गोला के समान है। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर स्पेस, यानी सूर्य है, इस सूर्य के जो बाहरी भाग है इसका जो टेम्परेचर है लगभग 11,000 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अब आपको क्लास 5 में बताया मैथ में बताया गया होगा कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उस अनुसार आप इसको कैलकुलेट वहां पर करके देखिएगा। सन इज सो बिग दैट अराउंड ऑन 1 मिलियन अर्थ साइज प्लैनेट्स कुड फिट इनसाइड इट। यानी अब सूर्य जो है सन इज सो बिग, यह बहुत ही बड़ा है, दैट अबाउट 1 मिलियन अर्थ साइज, यानी हमारी इस पृथ्वी के साइज के लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 10 लाख पृथ्वी के साइज के बराबर हमारा इस सूर्य का साइज है। इवन थॉट द सन इज ह्यूज। अब इस तरह से समझ रहे होंगे आप कि सूर्य कितना बड़ा विशाल है। इट इज मच स्मॉलर कंपेयर टू अदर स्टार इन द गैलेक्सी। लेकिन इस गैलेक्सी में जो दूसरे अन्य तारे हैं, तो गैलेक्सी क्या है, तो आप बताए गैलेक्सी क्या है, मिलियन ऑफ मिलियन स्टार्स के समूह ग्रुप है। तो उस गैलेक्सी में जो हमारा ये सूर्य है कितना बड़ा है। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट आवर सन इज ए स्टार एंड द टू मीडियम साइज। लेकिन हमारा सन इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसका आकार अन्य तारों की अपेक्षा काफी कम है, मध्यम आकार का है। अन्य तारों से इसका अगर कंपेरिजन किया जाए तो इसको मीडियम श्रेणी का स्टार के रूप में हम लोग कह सकते हैं। There are many stars bigger than the sun। इस तरह बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो हमारे इस सूर्य से काफी बड़े बड़े हैं। Despite this fact, the sun provide too much light and heat। इस तरह सूर्य जो हमें क्या देती है, तो गर्मी देती है, रोशनी देती है। When this light from the sun fall on the earth, जब ये लाइट जो हमारी सूर्य की पृथ्वी पर आती है जिसके कारण यहाँ पर दिन होती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तो यहाँ क्या स्थिति होती, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता, यहाँ का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता, इस पर हम लोग रह नहीं पाते। विदाउट द सन द अर्थ कुड नॉट हैव सपोर्टेड लाइफ। यानी बिना सूर्य के हम इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आवर सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे द अर्थ। ये जो सन है जिससे हमारे पृथ्वी की जो तीसरे नंबर के प्लैनेट्स हैं, यानी दोनों के डिस्टेंस, यानी सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेराइज विद इट्स पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट। लेकिन ये जो बताया 150 मिलियन, यह सूर्य और पृथ्वी की एक निश्चित दूरी नहीं है, यह इसके ऑर्बिट में घूमने के कारण यह चेंजिंग भी होता रहता है। इसमें बदलाव हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 150 मिलियन किलोमीटर है। अब हम लोग चले कि सोलर सिस्टम के अधीन सन का तो स्टडी कर लिए। अब हम लोग देखें कि इस सोलर सिस्टम के अधीन जो अदर प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट, कितने, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये आप लोग क्लास 4 में स्टडी किए होंगे। बताया हमने सर कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारी सोलर सिस्टम में। कौन कौन, तो मरकरी जो 1 नंबर पे आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वेनस, तीसरे नंबर पर अर्थ, 4th नंबर पर आपका मार्स, 5th नंबर पर जुपिटर, 6th पे सैटर्न, 7th पे यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून प्लैनेट्स आते हैं।
तो इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, अब इसके बारे में हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसका पार्ट 2 उसमें हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको आप अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को एक बार फिर क्लास 5 चैप्टर नंबर 17 एसएसटी से रिलेटेड सोलर सिस्टम का स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग आपके साथ। इससे पहले हमारा वीडियो पार्ट 1 में आपने इस चैप्टर से रिलेटेड सोलर सिस्टम से रिलेटेड यूनिवर्स के बारे में स्टडी किया, साथ ही साथ उसमें आवर सोलर सिस्टम के अधीन ही सन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले हम अपना पिछले वीडियो का जो रिवीजन एक तरह से होता है वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्स है क्या। तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग सराउंडेड अस, दैट इज गैलेक्सी, सन, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हमारे चारों ओर है, चाहे वह ग्रह हो, ग्रहिका हो, उल्का पिंड हो, और भी बहुत सारे पदार्थ जो इस हमारे चारों ओर मूव करते रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो क्षेत्र जो कहलाता है यूनिवर्स कहलाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग सोलर सिस्टम में स्टडी किए थे कि सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। सोलर सिस्टम में मुख्य रूप से सूर्य और खगोलीय पिंड होते हैं। उन खगोलीय पिंड में मुख्य रूप से कौन आ जाता है, तो वही जो जिसके बारे में हमने चर्चा यूनिवर्स के अध्ययन किए थे, कौन का मुख्य रूप से प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स आते हैं, साथ ही साथ सैटेलाइट्स आते हैं। इन सब के अलावे भी जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स पार्टिकल्स वो आ जाते हैं, क्लाउड्स डस्ट आ जाते हैं। ये सब माने कहने का अर्थ है कि सब इंक्लूड करके हमारे यह सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तब हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग देखें इस वीडियो में प्लैनेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि प्लैनेट्स है क्या। यहाँ तक तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके थे। अब प्लैनेट्स यानी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग आप शुरू करें, इससे पहले कि आप अपने सामने अपने बुक को रखें और वीडियो पर ध्यान से देखें। द वर्ड प्लैनेट इज डिवाइडेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, यानी प्लैनेट शब्द जो लिया गया है कहां से ड्राइव किया गया है, कहां से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वॉन्डरिंग स्टार, यानी आश्चर्यजनक तारा। A planet is a celestial body that revolves around a star having force of gravity, यानी जो ग्रह है, जो उनका एक खगोलीय पिंड है जो कि मूव करता है, रिवॉल्व अराउंड ए स्टार, जो एक तारे के चारों ओर मूव करता है। वो किस कारण से मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सभी एक दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सब एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The sun sits in the middle, while the 8 planets travel around it. सन यानी सूर्य हमारे इस 8 ग्रह के मध्य में केंद्रित है। उसका केंद्र बिंदु कौन बना, हमारा सूर्य। Planets do not have light of their, यानी जो भी ग्रह हैं उनके अपने कोई प्रकाश नहीं होते हैं। However, when the sunlight fall on them, they reflect it. यानी जैसे ही सूर्य की रोशनी इन ग्रहों पर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के कारण ही हमको वो प्लैनेट दिखाई पड़ती है, यानी इस रिफ्लेक्शन के कारण ही उनमें प्रकाश आता है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स एलिप्टिकल पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी एक निश्चित पथ होती है, जिस पथ को हम लोग एलिप्टिकल पथ कहते हैं, माने दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है। माने दीर्घवृत्ताकार, जैसे अब ये सन हुआ आपका, तो इसमें अंडाकार कह सकते हैं इसको, या दीर्घवृत्ताकार पथ कह सकते हैं संरचना। तो इस तरह से जो भी प्लैनेट्स हैं वह इसी क्रम में अपना वो मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। माने एक निश्चित पथ पर जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर
घूमती है, इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। While going around the sun, the planet also spin on their own axis. साथ ही साथ जो भी प्लैनेट्स हैं ये तो सूरज के चारों ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव हो रहा है, लेकिन ये अपने पथ पर भी ये मूव कर रहे हैं, अपने अक्ष पर भी ये मूव कर रहे हैं। यानी सूरज के चारों ओर तो घूम ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पथ अक्ष पर भी इनका रोटेशन मूवमेंट हो रहा है, घूम रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। यानी सूरज के चारों ओर जो घूमने का क्रम हुआ अपने एक निश्चित पथ पर, एलिप्टिकल पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और साथ ही साथ अपने अक्ष पर जो इनका मूवमेंट हुआ उसको कहते हैं रोटेशन। तो इसको हमेशा के लिए आप लोग इसको याद रखेंगे। रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, यानी परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से 8 ग्रह है। और ये हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि जो भी प्लैनेट्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में हम लोग मुख्य रूप से मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स की उसकी में छोटा सा 2-3 मिनट हम उसके बारे में आपको चर्चा करके बताए थे फर्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आउटर प्लैनेट में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब इन 8 के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ आपके अपने बुक के आधार पर दे रहे हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का, देखिए, द 4 आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द आउटर प्लैनेट आर आल्सो नोन एज गैस गिगांट कंपेयर्ड टू द इनर प्लैनेट। यानी जो भी इनर प्लैनेट हैं उसकी अपेक्षा जो ये आउटर प्लैनेट है, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये गैस का एक विशाल भंडार है कंपेयर्ड टू द इनर प्लैनेट्स। दीज आर मच लार्जर इन साइज, और इसकी साइज भी जो है इस इनर प्लैनेट की अपेक्षा काफी ज्यादा है, इसका बड़ा है। दे आर ऑल्सो मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। यानी इनमें मुख्य रूप से आपका हाइड्रोजन, हीलियम और भी कई सारे गैसेस का यहाँ पर मिश्रण है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो सॉइल सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि ये गैस का एक खास करके हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भी कई सारे गैसेस का यहाँ पर उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी नहीं है, नो सॉइल सरफेस। तो अब हम लोग सबसे पहले देखें मरकरी के बारे में, यानी बुध ग्रह जिसे हम लोग कहते हैं। मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सूर्य से, चूंकि यह फर्स्ट नंबर पर आता है, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। दूसरे नंबर पर हमारा वेनस आता है, जिसे हम लोग शुक्र ग्रह के रूप में जानते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ, जिस पर हम लोग हैं, और 4th नंबर पर आता है मार्स यानी मंगल। तो आप लोग देखें, ये हमारा इनर प्लैनेट। मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू आवर सोलर सिस्टम। It is about 3 times smaller than our Earth, our planets, यानी Earth। It takes 88 days to complete one revolution around the sun। अर्थात क्योंकि सूर्य से यह सबसे नजदीक का ग्रह है, साथ ही साथ यह हमारे जो सोलर सिस्टम का, खास करके हमारी पृथ्वी से यह सबसे छोटा ग्रह है। और यह अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में, 88 डेज में एक कंप्लीट चक्र रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से यही हुआ आपका। उसके बाद है कि यहाँ पर दिन जो है, चूंकि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए दिन में यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है और रात यहाँ काफी ठंडी हो जाती है। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह वेनस, जिसे हम लोग शुक्र ग्रह के रूप में जानते हैं। इट कैन बी इजिली सीन फ्रॉम द अर्थ। हमारी पृथ्वी से एकमात्र ऐसा ही ये प्लैनेट है जिसको हम आसानी से अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। वेनस इज ऑफ्टन कॉल्ड द इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। शाम के समय शाम के तारा या सुबह के तारे के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि आसानी से आप कभी भी शाम में सूर्यास्त के बाद इसको आप पश्चिम और दक्षिण की कोण में आप इसको देख सकते हैं, नॉर्थ
साउथ एंड वेस्ट के साइड में। इट इज बिकॉज वी कैन सी इट फ्रॉम अर्थ एट नाइट इन द मॉर्निंग। वेनस द अर्थ आर अबाउट द सेम साइज एंड हैव मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस रीजन। वेनस इज कॉल्ड द अर्थ सिस्टर प्लैनेट। अब चूंकि यहाँ इसका जो साइज है, साइज के कारण इसको हम लोग पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में भी जानते हैं, पृथ्वी की बहन के रूप में भी जानते हैं। इट हैज ए वेरी थिक एटमॉस्फेयर। यहाँ का जो वातावरण है काफी विरल है, सघन नहीं है। दिस ट्रैप लॉट ऑफ सन हीट्स। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा पड़ने के कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफी थिक है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ वेनस इज नियरली 460 डिग्री सेल्सियस। देखिए सूर्य से दूसरे नंबर पर ये प्लैनेट्स है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा है। दिस प्लैनेट टेक, और यह 225 डेज में हमारे सूर्य का एक चक्र कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद हम लोग थर्ड प्लैनेट्स के रूप में जिस पर हम लोग रह रहे हैं, अर्थ के बारे में चर्चा करें। देखें, वी लिव ऑन द प्लैनेट्स अर्थ। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से यह तीसरा ग्रह है। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, जिससे हम लोग ब्लू ग्रह, नीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों इसको हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्र है लगभग 71% वह कवर किया हुआ है पानी से, और पानी पर जब सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है तो अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट्स के रूप में भी जानते हैं। आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, और साथ ही साथ इसे यूनिक प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। यानी दो बात आपके हो सकते हैं। तो व्हाई आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिक प्लैनेट, माने किस ग्रह को हम एक किस ग्रह को हम एक विशेष ग्रह के रूप में माने जानते हैं, तो हम उसमें हमारी एक पृथ्वी आ जाती है। तो क्यों इसको हम विशेष ग्रह के रूप में जान लें, तो देखिए, इट इज द ओनली प्लैनेट नो टू मैन दैट हैज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस ग्रह पर हवा और पानी का जो रेशियो है वह यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए अनुकूल है। इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, साथ ही साथ सूर्य से जो इसकी दूरी है यह भी यहाँ पर लिविंग बीइंग्स के लिए काफी सपोर्टेड है। यानी सूर्य से दूरी भी एक सामान्य ऐसी दूरी है जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर न ज्यादा हाई हो पाता है न ज्यादा लो हो पाता है, यानी नॉट हॉट नॉट टू कोल्ड। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन इन आवर सोलर सिस्टम विच हैज लाइफ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एकमात्र यही हमारा प्लैनेट है जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। तो हमारा यह इतना होगा। उसके बाद अब देखें कि हमारे जो ये पृथ्वी है 24 आवर में, यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक घूर्णन, एक चक्र पूरा कर लेता है। साथ ही साथ 365 दिन और 6 घंटा अप्रोक्स 365.6 आवर में यह एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जिसको हम लोग 1 ईयर के रूप में जानते हैं। अब चले 4th नंबर पर हमारा मार्स आता है, जिसे हम लोग रेड प्लैनेट के रूप में जानते हैं, यानी लाल ग्रह। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। द मार्स इज 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द रेड प्लैनेट। दिस इज बिकॉज इट अपीयर रेड इन कलर। यानी रेड प्लैनेट क्यों, तो यह यहाँ से देखने पर वह लाल रंग के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। मार्स कंप्लीट 1 सर्कल अराउंड द सन इन 687 डेज। यानी मार्स जो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 687 दिनों में सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेता है। और दिस मीन्स 1 ईयर, यानी हमारे पृथ्वी जो है हमारे सूर्य के चारों कितने दिनों में कंप्लीट किया, 365 डेज एंड 6 आवर। लेकिन यही मार्स जो है 4th नंबर का जो स्टार है वह अप्रोक्स 687 डेज में सूर्य का एक चक्र कंप्लीट कर लेता है। अब हम लोग चले नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर के बारे में चर्चा करें, जो कि हमारे आउटर प्लैनेट में आते हैं। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट। इसे हम लोग बृहस्पति ग्रह के रूप में जानते हैं। यह सूर्य के दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है। साथ ही साथ यह हमारे इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। It is the largest planet of our solar system. It is a large ball of gas
विथ नो सॉलिड सरफेस। यह गैस का एक विशाल भंडार है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर सतह माने हमारे सॉइल की तरह सॉलिड नहीं है, हमारी अर्थ की तरह सॉलिड नहीं है। दिस प्लैनेट इज सीन विथ ए कैरेक्टरिस्टिक रेड स्पॉट। अब इस प्लैनेट पर लाल लाल धब्बा हमको दिखाई पड़ता है। वो लाल धब्बा है क्या भाई? द रेड स्पॉट इज एक्चुअली हाई प्रेशर स्टोर्ड इन द एरिया। अब ये लाल धब्बा जो यहाँ से हम लोग दूरबीन के द्वारा देखते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा लाल लाल धब्बा हमारे बृहस्पति ग्रह पर दिखाई देती है। तो उसका मुख्य कारण है यहाँ जो अत्यधिक दबाव के कारण जो आंधी चलती है, उस आंधी के कारण यहाँ पर गैस का जो विशाल भंडार क्षेत्र है वह लाल धब्बे के रूप में आंधी के कारण दिखाई देती है। यह ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अप्रोक्स 12 ईयर्स में, यानी 12 साल में यह सूर्य का एक चक्र कंप्लीट कर लेता है। साथ ही साथ जुपिटर स्पिन वेरी फास्ट, साथ ही साथ यह अपने अक्ष पर जो मूव करता है और इसकी गति इतनी तेज है, समझिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है अपने अक्ष पर, जबकि ये जुपिटर यानी बृहस्पति जो है मात्र 10 घंटे में ही अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा कर लेती है। और जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल माने गुरुत्वाकर्षण बल इसी ग्रह के पास है, सैटर्न यानी शनि ग्रह। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से यह 6ठे नंबर का ग्रह है। इट इज ऑल्सो द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। साथ ही साथ साइज के हिसाब से सबसे पहला हो गया हमारा जुपिटर, तो दूसरा स्थान आ जाता है सैटर्न का। It is indefinite by its ring. Saturn has thousands of thin rings around it. अब इस सैटर्न की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके चारों एक रिंग होता है, एक वलय होता है जो, और वह हजारों, एक नहीं हजारों की संख्या में होती है रिंग, मेड ऑफ ए पार्टिकल। अब यह रिंग बना कैसे भाई? तो यह छोटे छोटे चट्टानों और बर्फ के टुकड़े से बना हुआ है, जो हमेशा शनि के चारों ओर मूव करते रहता है। दिस प्लैनेट इज मेड ऑफ गैस एंड हैज नो सॉलिड सरफेस। यह प्लैनेट भी, चूंकि आउटर प्लैनेट पहले ही बता दिया कि जो भी आउटर प्लैनेट हैं वो सब गैस से बने हुए हैं, जिसके कारण वहां सॉलिड सरफेस नहीं है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 30 ईयर्स यानी 30 वर्षों में एक चक्र पूरा कर लेती है, जबकि यह अपने अक्ष पर ही बृहस्पति हमारा 10 घंटे में मूव करता है, तो यह लगभग 10.5 घंटे यानी 10.5 आवर्स में यह एक चक्र कंप्लीट कर लेती है। अब हम लोग चले नेक्स्ट, यूरेनस। यूरेनस इज अ 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से यह 7वां ग्रह है। ए ईयर ऑफ यूरेनस इज वेरी लॉन्ग। यूरेनस ग्रह पर जो साल है सबसे लंबा होता है, क्योंकि साल कैसे यानी उसके अपने ऑर्बिट पर जो एक चक्र कंप्लीट कर लेता है। तो हमारी पृथ्वी 365 दिन हुआ, बृहस्पति लगभग 12 वर्ष हुआ, तो यूरेनस 84 वर्षों में सूर्य के चारों ओर एक चक्र कंप्लीट करता है, यानी इसका रेवोल्यूशन टाइम 84 ईयर्स है। लेकिन यह अपने एक्सिस पर जो एक चक्र कंप्लीट करता है वह मात्र 17 आवर्स में। दिस प्लैनेट हैज आल्सो ए वेरी थिन फेंट रिंग सिस्टम कंटेनिंग 11 रिंग्स। इस प्लैनेट में भी 11 वलय 11 रिंग्स होते हैं, जो कि रॉक और डस्ट से बने होते हैं। इसके कारण अब यह हम लोग के लिए भी यह एक अभी तक एक आश्चर्यजनक प्लैनेट्स के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में सटीक जानकारी हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन एक यहां से सैटेलाइट भेजा गया जिसका नाम है वोगेयर स्पेसक्राफ्ट, जो कि इस प्लैनेट की काफी नजदीक पहुंचा है और वहां से इसका पिक्चर लेकर के हम लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, चूंकि सूर्य से यह 7वें पोजीशन पर है, जिसके कारण यहाँ का तापमान काफी ठंड कम है। एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पर -350 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या डिफरेंस है ये आप मैथ में इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। अब सबसे लास्ट प्लैनेट जिसे हम लोग नेपच्यून के रूप में जानते हैं, यह नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 गैस giant, यानी जितने भी ये आउटर प्लैनेट है उसमें सबसे छोटा हमारा नेपच्यून ही है। दिस प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज विंडी प्लैनेट, माने यहाँ पर
हवा यानी यहाँ पर जो भी गैसेज है वो हमेशा मूव करते रहते, बहुत ही तेजी से मूव करते रहते हैं। One of its storm is called the Great Dark Spot because it appeared a dark spot on the surface of the planet. Neptune has white cloud. अब इस नेपच्यून प्लैनेट्स पे ग्रह पर क्या होता है कि बादलों का यानी गैस का जो एक बहाव होता है वह परत दर परत होती है, जो कि बादल के, जैसे आप आकाश में बादल देखते होंगे कि एक परत बादल है, उसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत है, तो सही यहाँ पर जो गैस का जो बहाव होता है प्रेशर के कारण वो परत दर परत होती है, जिसके कारण इस ग्रह को हम लोग स्कूटर के नाम से भी जानते हैं। यानी नेपच्यून एटमॉस्फेयर हैज बीन नेम्ड, यानी यहाँ के एटमॉस्फेयर को हम लोग स्कूटर के रूप में भी जानते हैं। दिस प्लैनेट ऑल्सो कंप्लीट one rotation in 17 hours and complete one revolution in 165 years, यानी अपने अक्ष पर यह 17 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है, जबकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको लगभग 165 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस तरह से हम इस पूरे प्लैनेट्स के बारे में चर्चा किए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग मून की चर्चा करें, जो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं। तो यह मून आखिर है क्या? माने देखिए यहाँ पर अपने बुक के अनुसार वी ऑल सी द मून एट नाइट, हम लोग रातों में चंद्रमा को देखते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मून? तो आखिर यह मून है क्या, यह चंद्रमा है क्या? तो ए मून इज डिफिनिट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट ए प्लैनेट्स। यह मून जो है एक डिफिनिट ऑर्बिट में स्थित है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड आवर प्लैनेट नेचुरल सैटेलाइट। यह पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट के रूप में है हमारे इस प्लैनेट्स का। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव मून्स। जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में हैं प्लैनेट्स, उनमें अधिकांश के पास सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपना एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो उसकी चर्चा आगे की क्लास में हम लोग देखें। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव मून्स। द अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। ऑन द अदर हैंड जुपिटर, यानी पृथ्वी, यानी सोलर सिस्टम के जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें पृथ्वी के पास एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि जुपिटर के पास 63 मून्स एंड सैटर्न के पास 61 मून्स है। जबकि नए रिसर्च में यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जस्ट लाइक प्लैनेट्स, मून ऑल्सो डू नॉट हैव लाइट। जिस तरह से प्लैनेट्स के पास अपने लाइट नहीं है, उसी तरह जो ये प्लैनेट्स के सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स मून, उनके पास भी अपने लाइट नहीं है। दे आर ओन बट रिफ्लेक्टेड सनलाइट। यह भी सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। मेनी पीपुल थिंक दैट मून आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। अधिकांश व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि जो मून है यानी चंद्रमा जो है वह प्लैनेट से छोटा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज नेम गैनीमेड, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है, उसका क्या नाम हुआ? गैनीमेड, जो कि जुपिटर के ऑर्बिट में है। यह इट इज इवन बिगर देन मरकरी एंड ऑलमोस्ट एज बिगर एज मार्स। यह गैनीमेड जो है इतना बड़ा है, उसकी तुलना हम लोग किससे, मार्स और वेनस से कर सकते हैं, सॉरी मरकरी से और मार्स से कर सकते हैं। यानी इस दोनों प्लैनेट से हमारा ये जो गैनीमेड है, जो जुपिटर का सैटेलाइट है, वो काफी बड़ा है। मून इज ऑल्सो नोन एज लूनर। मून यानी चंद्रमा को हम चंद्र भी कहते हैं। यह 4.5 बिलियन ईयर्स हमारे इस स्पेस यूनिवर्स में विद्यमान है। मून जो है पृथ्वी के एक चक्र पूरा करने में, यानी आप ये जानते हो कि जितने भी सैटेलाइट है वह अर्थ के चारों ओर मूव करता है, सॉरी प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करता है। तो ये जो हमारा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट मून है, वह इस पृथ्वी के चारों ओर 29 दिन और 5 घंटे में एक चक्र कंप्लीट कर लेती है। तो अब हम आगे देखें, एस्टेरॉइड्स के बारे में चर्चा करें। एस्टेरॉइड इज ए लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस। एस्टेरॉइड यानी ग्रह का क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं, यह हमारे बाह्य आवरण में, अंतरिक्ष में एक विशाल चट्टान है।
सम एस्टेरॉइड्स आर बिग इन साइज, कुछ ऐसे ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं जो काफी बड़े हैं। वेयर अदर एज ए, कुछ ऐसे हैं काफी छोटे छोटे भी हैं। इट इज बिलीव दैट द एस्टेरॉइड्स वी आर फॉर्मेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर मैटर आफ्टर द सोलर सिस्टम वाज फॉर्मेड। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तो उसमें जो 8 प्लैनेट्स का चर्चा हो गए, तो उसके अलावा जो बच गया, जो भी चट्टानुमा बड़े बड़ी आकृति बच गई ग्रह, उसको हम एस्टेरॉइड्स का नाम दे दिया गया। दिस बॉडी आर इवॉल्व अराउंड अस, यह पिंड भी, यह बॉडीज भी सूर्य के चारों ओर मूव कर रही है, इसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। द मेन एस्टेरॉइड्स बेल्ट इज लोकेटेड, मुख्य रूप से जो ये ग्रहों, छोटे छोटे ग्रहिका की जो बेल्ट है वह मार्स और जुपिटर के बीच सबसे ज्यादा स्थित है। इट एस्टिमेटेड कंटेन थाउजेंड ऑफ एस्टेरॉइड, यानी मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट है जिसमें हजारों एस्टेरॉइड्स जो है सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं, साथ ही साथ मार्स और जुपिटर के बीच भी मूव कर रहे हैं। तो अब चलें मेटियोराइट्स यानी कि उल्कापिंड। All of us are familiar with the sight of a sudden flash of light across the night sky. हम लोग रात के समय में अचानक तेज रोशनी आकाश में देखते हैं, उससे हम लोग परिचित हैं। People commonly call it shooting star, जिसे हम लोग टूटते हुए तारे या शूटिंग स्टार के रूप में जानते हैं। क्या अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं खुली माने साफ आकाश में एकाएक आपको एक लंबी सी लकीर दिखाई पड़ती है और जिसे आप लोग कहते हैं तारा टूट रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर शूटिंग स्टार के रूप में जानते हैं। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली मेटर्स, यह क्या है, एक उल्का है। मेटर्स आर चंक ऑफ रॉक या मेटल दैट फॉल फ्रॉम स्पेस। ये जो उल्का है यानी चट्टान का सबसे छोटा रूप जो है, यह हमारे वातावरण में जैसे ही प्रवेश करता है वह जलने लगता है। मोस्ट ऑफ मेटर्स कम फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स बेल्ट, अधिकांश जो ये छोटे छोटे पिंड आते हैं, बॉडीज जो आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो है वह कहां से आता है, तो एस्टेरॉइड्स बेल्ट से, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है। A small number of meters are made from the particles from other planets. साथ ही साथ दूसरे प्लैनेट्स के एरिया से भी ये मेटर्स हमारे इस स्पेस में इन कर जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। The Earth atmosphere protect it from these rocks. और ये जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह हमें इन छोटे छोटे मेटर्स से, मेटियोराइट्स से हमारी सुरक्षा करते हैं। कैसे सुरक्षा करते हैं, तो जैसे ही हमारे स्पेस में पहुंचते हैं घर्षण के कारण, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स सेलेस्टियल बॉडीज है, तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही वह भीषण उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण उत्पन्न होने के कारण वह स्वतः जल उठते हैं। तो वही यहाँ पर है, द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दीज रॉक्स। If we did not have the atmosphere, these rocks would have fallen on the surface of the earth. अगर ये एटमॉस्फेयर न रहे तो क्या होगा, ये जल नहीं पाएंगे, जल करके राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर गिर सकते हैं। अब यह हमारे एक कल्पना के लिए बता रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसे मेटर्स है जिसकी आकार जो हमारे बड़े कार के बराबर होती है, अगर यह हमारी पृथ्वी पर गिरती है तो कितनी बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। When the metals pass through the earth's surface, it burns. जैसे ही हमारे इस वायुमंडल के कक्ष में प्रवेश करती है वह जलने लगती है। That is why we see the light. और वही प्रकाश हम लोगों को दिखाई देती है। However, sometimes they do not burn completely in such case. अगर वह न जले तो क्या होगा, they fall on the earth, वह पृथ्वी पर गिर जाएंगे। These are known as meteorites. और उसी को हम लोग उल्का पिंड के रूप में जानते हैं, यानी मेटियोराइट्स के रूप में जानते हैं। कभी कभार वो हमारे पृथ्वी पर एक दो जगह गिर भी गए, तो वही देखिए, मेनी मेटियोराइट्स हैव बीन फाउंड ऑन अर्थ। बहुत सारे मेटियोराइट्स, उल्कापिंड जो पृथ्वी पर पाए भी गए हैं, खास करके साइबेरिया के क्षेत्रों में। दे आर नेम्ड आफ्टर द प्लेस दे आर फाउंड। और उनका नामकरण जिस क्षेत्र में वह गिरते हैं उस क्षेत्र के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया है हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, जो एस्ट्रोनॉमर है उनके द्वारा उनका नामकरण किया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने यूनिवर्स के बारे में चर्चा की, सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा की। इस सोलर सिस्टम के अधीन जो प्लैनेट्स आते हैं, सन है, उसकी चर्चा इस टॉपिक में हुई। साथ ही साथ ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह जिसको कहते हैं, साथ ही साथ उल्कापिंड यानी मेटियोराइट्स की चर्चा हुई। तो इन सब वीडियो को देखने के उपरांत आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप कंप्लीट करेंगे।
और इस तरह से आपका जो ये सिलेबस अब कंप्लीट हो गया। विशेष के लिए आप लोग जब विद्यालय आएंगे तो अपने अपने वर्ग शिक्षक से, अपने सब्जेक्ट शिक्षक टीचर से इसके बारे में संपर्क करेंगे। धन्यवाद।